नमस्कार। चलिए, आज हम सब मिलकर समय के महासागर में एक गहरा गोता लगाते हैं, एक ऐसी कहानी को समझने के लिए जो आज से लगभग 5000 साल पहले इसी भारतीय उपमहाद्वीप की धरती पर लिखी गई थी। ये कहानी है दुनिया की 3 सबसे प्राचीन और महान सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता की। देखिए, जब हम मिस्र के पिरामिडों या मेसोपोटामिया के बारे में सोचते हैं तो हमें राजाओं, देवताओं और बड़े-बड़े युद्धों की कहानियां याद आती हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता वो एक पहेली की तरह है, एक ऐसी विशाल और एडवांस शहरी सभ्यता जिसने अपने पीछे महल नहीं बल्कि महान स्नानागार छोड़े, राजाओं की मूर्तियां नहीं बल्कि हजारों रहस्यमयी मोहरें छोड़ी, और युद्ध के स्मारक नहीं बल्कि एक कमाल के सिटी प्लानिंग की विरासत छोड़ी। तो चलिए, इस रहस्यमय दुनिया के दरवाजे खोलते हैं और इसके उदय, शिखर और बदलाव की पूरी गाथा को समझते हैं। तो सबसे पहले इस एक बात को अपने मन में बैठा लीजिए। हम एक ऐसी सभ्यता की बात कर रहे हैं जो अपने चरम पर, अपने पीक पर लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। मतलब मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को अगर मिला भी दें तो ये उससे भी बड़ी थी। लेकिन इतने बड़े इलाके में हमें आज तक कोई भव्य महल नहीं मिला जो किसी शक्तिशाली राजा का घर हो, हमें कोई विशाल मंदिर नहीं मिला जो किसी एक खास देवता को समर्पित हो, और ना ही हमें युद्ध या जीत का जश्न मनाता हुआ कोई बड़ा स्मारक मिला है। यही बात इतिहासकारों और पुरातत्ववेदों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा अजूबा भी। क्या ये एक तरह का गणराज्य था, या यहाँ पुजारियों का शासन था, या फिर ये व्यापारियों के शहरों का एक संगठन था? ये सवाल इस सभ्यता को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। यह हमें सिखाती है कि महानता का मतलब हमेशा शान और शौकत और फौजी ताकत नहीं होता। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांट कर देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे एक लंबी सुबह से, जहां हजारों सालों तक इस सभ्यता की नींव रखी जा रही थी। फिर हम शहरी क्रांति के उस दौर को देखेंगे जब अचानक से बड़े-बड़े शहर बस गए। इसके बाद हम इसके स्वर्ण युग यानी एकीकृत सभ्यता की बात करेंगे। हम उनके तकनीकी शिखर को जानेंगे और आखिर में उस महान विघटन के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे जिसने इस सभ्यता की पूरी शक्ल ही बदल दी। और हाँ, आखिर में हम परीक्षा के लिहाज से एक फटाफट सारांश भी देखेंगे। तो हमारी कहानी मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा जैसे बड़े-बड़े शहरों से शुरू नहीं होती। नहीं, उसके लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, आज से लगभग 9000 साल पहले। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जिसे एक लंबी सुबह कहा जा सकता है। ये वो दौर था जब बलूचिस्तान की पहाड़ियों में मेहरगढ़ जैसी बस्तियों में इंसान ने पहली बार खेती और पशुपालन का प्रयोग शुरू किया था। ये समझना बहुत जरूरी है कि सिंधु सभ्यता कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये हजारों सालों के एक धीमे विकास का नतीजा थी, जिसकी जड़ें नवपाषाण काल की इन शुरुआती बस्तियों में बहुत गहराई तक जमी हुई थी। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ही जरूरी अकादमिक शब्द को समझ लेते हैं, आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक। देखिए, इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। प्रागैतिहास, प्री हिस्ट्री, जब लिखना पढ़ना नहीं था। आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, जब लिपि तो थी पर उसे हम आज पढ़ नहीं पाए हैं। और इतिहास, हिस्ट्री, जब लिपि थी और उसे पढ़ा भी जा सका। सिंधु सभ्यता इसी आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। क्यों? क्योंकि हमें उनकी लिपि तो मिली है, मोहरों और बर्तनों पर करीब 400 तरह के निशान, लेकिन आज तक हम उसे समझ नहीं पाए हैं। इसलिए इस सभ्यता की पूरी कहानी हमें सिर्फ पुरातत्व यानी खुदाई से मिली ईंटों, बर्तनों, औजारों और हड्डियों को जोड़कर ही लिखनी पड़ती है। ये टाइमलाइन उस हजारों साल लंबे विकास को दिखाती है। 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ में जौ और गेहूं की खेती और मवेशियों को पालतू बनाने से एक जगह टिककर रहने की शुरुआत हुई। करीब 2000 साल बाद 5000 ईसा पूर्व में तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ। ये एक बड़ी टेक्निकल छलांग थी। फिर 4000 ईसा पूर्व तक गांव बड़े होने लगे और सिंधु और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में फैल गए। और फिर 3200 ईसा पूर्व के आसपास हमें हड़प्पा में एक शुरुआती शहरी केंद्र के सबूत मिलते हैं। ये सब मिलकर उस महान सामाजिक बदलाव के लिए स्टेज तैयार कर रहे थे जो बहुत जल्द आने वाला था। और फिर लगभग 4000 से 5000 सालों के इस धीमे विकास के बाद कुछ असाधारण हुआ। सिंधु घाटी में बदलाव की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो गई। ये एक ऐसा दौर था जिसे हम शहरी क्रांति कहते हैं, एक ऐसी महान छलांग जिसने इस इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ विकास नहीं था, ये एक तरह का विस्फोट था जिसने दुनिया के सबसे एडवांस शहरी समाजों में से एक को जन्म दिया। पुरातत्ववेद
इस महत्वपूर्ण 200 साल के दौर को कोट दीजी चरण या प्रारंभिक हड़प्पा चरण कहते हैं। कोट दीजी, जो आज पाकिस्तान में एक अहम साइट है, उस कल्चर को दिखाता है जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता से ठीक पहले मौजूद था। इस चरण में हमें कई बड़े इनोवेशंस दिखाई देते हैं। कुम्हार के चाक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा, बस्तियों की किलेबंदी होने लगी, जो शायद बढ़ती सामाजिक जटिलता का संकेत है, और सबसे ज़रूरी, हमें लिखने के शुरुआती सबूत भी मिलने लगते हैं। ये वो दौर था जब भविष्य की महान सभ्यता के सारे तत्व एक साथ आ रहे थे, जैसे किसी बड़ी फिल्म के लिए सारे एक्टर्स इकट्ठा हो रहे हों। ये उद्धरण इस बदलाव की अविश्वसनीय गति को दिखाता है। जरा सोचिए, मानव इतिहास के हिसाब से 100 या 150 साल तो बस पलक झपकने जैसा है। इतने कम समय में गांवों का एक नेटवर्क एक विशाल, एकीकृत और बेहद संगठित शहरी सभ्यता में बदल गया। ये इतिहास के सबसे तेज सामाजिक बदलावों में से एक है। इसकी तुलना शायद सिर्फ आधुनिक औद्योगिक क्रांति से ही की जा सकती है। ये कैसे हुआ, ये आज भी एक बहस का मुद्दा है, लेकिन इसके नतीजे एकदम साफ। और ये बदलाव सिर्फ कुछ एक दो चीजों में नहीं था, ये एक पूरा काया पलट था। अचानक हमें एक साथ कई नई चीजें दिखाई देती हैं। एक मानकीकृत लिखने का सिस्टम जो शायद व्यापार और प्रशासन के लिए था, ग्रिड पैटर्न पर बने शहर जो एक मजबूत सेंट्रल प्लानिंग का सबूत है, हर घर में टॉयलेट और ढकी हुई नालियों वाला ड्रेनेज सिस्टम जो पब्लिक हेल्थ के बारे में उनकी सोच को दिखाता है, पूरे इलाके में एक ही जैसे मानकीकृत बाट और माप जो एक विशाल ट्रेड नेटवर्क की रीढ़ थे, और एक खास तरह की कला जो उनकी एक जैसी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गई। ये सब मिलकर एक नई व्यवस्था के जन्म का ऐलान कर रहे थे। इस शहरी क्रांति के बाद सिंधु सभ्यता अपने स्वर्ण युग में पहुंच गई। ये वो दौर है जिसे हम परिपक्व हड़प्पा काल या इंटीग्रेशन एरा कहते हैं। ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और राखीगढ़ी जैसे महान शहरों का युग था। ये वो समय था जब ये सभ्यता अपनी सांस्कृतिक, आर्थिक और तकनीकी ऊंचाइयों के शिखर पर थी। इस दौर को एकीकरण युग कहना बिल्कुल सही है। एकीकरण का मतलब है जुड़ना। इन 700 सालों के दौरान हजारों बस्तियां, चाहे वो बड़ी हों या छोटी, एक दूसरे से एक मजबूत सांस्कृतिक और आर्थिक धागे से जुड़ी हुई थीं। ये एकीकरण हमें हर जगह दिखाई देता है, उनके शहरों की प्लानिंग में, उनकी ईंटों के साइज में, उनके बाटों के वजन में और उनकी कला में। ऐसा लगता है जैसे ये एक विशाल, बहुत अच्छे से चलने वाला सिस्टम था जो एक ही नियम और स्टैंडर्ड्स पर चल रहा था। और ये सिस्टम कितना विशाल था, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 15 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर आज के नक्शे पर देखें तो ये पूरा पाकिस्तान, भारत का गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करता है। इतने बड़े इलाके में एक जैसी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना उनकी संगठनात्मक क्षमता का एक जबरदस्त सबूत है। तो एक पुरातत्वविद को कैसे पता चलता है कि कोई पुरानी साइट हड़प्पा सभ्यता की है? अच्छा, वे कुछ खास पहचान चिन्हों को खोजते हैं। सबसे बड़ा निशान है ईंटों का स्टैंडर्ड साइज, जिनका अनुपात हमेशा 1:2:4 होता है। फिर आते हैं योजना बनाकर बसाए गए शहर, जिनमें अक्सर एक ऊंचा गढ़ और एक निचला रिहायशी इलाका होता था। खास लाल और काले रंग के बर्तन, चौकोर पत्थर से बने स्टैंडर्ड वजन वाले बाट, तांबे और कांसे की चीजें और जानवरों के चित्रों और लिपि वाली मोहरें, ये सब एक हड़प्पा साइट के पक्के सबूत हैं। और हाँ, कपास की खेती का दुनिया में सबसे पहला सबूत भी हमें यहीं से मिलता है। तो अब तक की हमारी कहानी को हम इस मॉडल से समझ सकते हैं। देखिए, हर सभ्यता की तरह शुरुआत हुई शिकारी संग्राहक जीवन से, फिर खेती की खोज ने क्रांति ला दी, जिससे समाज अर्ध खाना बदोश चरण में आया। इसके बाद धातु, खासकर तांबे के ज्ञान ने ग्रामीण चरण को जन्म दिया, और आखिर में जब व्यापार और संगठन बड़े पैमाने पर होने लगा तो इसने शहरी चरण को जन्म दिया, जो इस सभ्यता का शिखर था। हर अगला कदम एक तकनीकी या सामाजिक खोज का नतीजा था। अब बात करते हैं उस चीज की जो सिंधु सभ्यता को वाकई में असाधारण बनाती है, उनकी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग। हड़प्पा के लोग सिर्फ कुशल कारीगर ही नहीं थे, वे अपने समय के सबसे बड़े इनोवेटर्स थे। उन्होंने ऐसी समस्याओं के समाधान खोजे और ऐसी चीजें बनाई जो आज 4700 साल बाद भी हमें हैरान कर देती हैं। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी जल प्रबंधन, यानी वाटर मैनेजमेंट। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार इसका सबसे मशहूर उदाहरण है। ये एक बड़ा पक्का तालाब है जिसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए बिटुमिन का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इससे भी ज्यादा कमाल की चीज थी उनके शहरों की ड्रेनेज व्यवस्था।
लगभग हर घर में एक बाथरूम और टॉयलेट होता था जो ढकी हुई नालियों के एक नेटवर्क से जुड़ा था। ये सार्वजनिक स्वच्छता और इंजीनियरिंग का एक ऐसा स्तर था जो दुनिया में अगले 2000 सालों तक कहीं और देखने को नहीं मिला। उनकी तकनीकी तरक्की को हम बहुत छोटे स्तर पर भी देख सकते हैं। ये स्लाइड लकड़ी पर आरी के निशानों का विश्लेषण दिखा रही है। बाईं ओर शुरुआती दौर के निशान टेढ़े मेढ़े हैं जो एक साधारण तांबे की आरी से बने लगते हैं, लेकिन दाईं ओर परिपक्व दौर के निशान एकदम सीधे, समानांतर और गहरे हैं। यह हमें बताता है कि उन्होंने तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था, जो एक बहुत मजबूत धातु है। इससे उन्होंने बेहतर और कुशल औजार बनाए, जिसने उनके कंस्ट्रक्शन और क्राफ्ट्स में क्रांति ला दी। उनकी महारत सिर्फ इंजीनियरिंग तक ही सीमित नहीं थी, वे मटीरियल साइंस में भी बहुत आगे थे। वे एक खास तरह के खनिज ग्लेज का इस्तेमाल करके ऐसे मिट्टी के बर्तन बनाते थे जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ थे। उन्होंने सोने को मिक्स करने की एक ऐसी अनोखी तकनीक विकसित की थी जिससे बने गहने हजारों साल बाद भी अपनी चमक नहीं खोते। और उन्होंने कपड़ों को बचाने के ऐसे तरीके खोज निकाले थे कि आज भी हमें उनके उगाए गए कपास के अवशेष मिलते हैं। ये सब उनके गहरे वैज्ञानिक ज्ञान का सबूत है। उनकी तकनीक सिर्फ जमीनी दुनिया तक ही सीमित नहीं थी, वे आसमान को भी बड़ी बारीकी से देख रहे थे। धोलावीरा जैसे शहरों में ऐसी संरचनाएं मिली हैं जिनका इस्तेमाल शायद खगोलीय घटनाओं जैसे कि सूरज की गति को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। उन्होंने अपनी खेती को नदियों की बाढ़ और मानसून के साथ जोड़ने के लिए कैलेंडर बनाए होंगे। लोथल से मिली कुछ कलाकृतियां तो मानसून की भविष्यवाणी और समय मापने वाले उपकरणों जैसी लगती हैं। मतलब ये एक ऐसा समाज था जो अपने जीवन को चलाने के लिए प्रकृति और ब्रह्मांड के चक्रों की गहरी समझ का इस्तेमाल करता था। लेकिन हर महान कहानी की तरह इस कहानी का भी एक अंत है, और सिंधु सभ्यता का अंत उसके उदय जितना ही रहस्यमयी और नाटकीय है। लगभग 700 सालों के अपने शानदार शिखर के बाद 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये महान सभ्यता बिखरने लगी। इसके विशाल शहर वीरान होने लगे, इसकी लिपि भुला दी गई और इसकी एक जैसी संस्कृति कई छोटे छोटे हिस्सों में टूट गई। ये एक धीमी, दर्दनाक प्रक्रिया थी। यही वो सवाल है जिसने एक सदी से भी ज्यादा समय से विद्वानों को परेशान कर रखा है। एक सभ्यता जो इतनी विशाल, इतनी एडवांस्ड और इतनी व्यवस्थित थी, उसका पतन कैसे हो गया? पहले कई थ्योरीज दी गईं। कुछ ने कहा कि आर्यों ने हमला किया, कुछ ने कहा कि कोई बड़ी बाढ़ या भूकंप आया। लेकिन जैसे जैसे हमें और सबूत मिलते गए, एक ज्यादा जटिल और भरोसेमंद कहानी सामने आई। आज के समय में ज्यादातर विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि सिंधु सभ्यता का अंत किसी एक घटना की वजह से नहीं हुआ। सबूत एक धीरे धीरे हुए पतन की ओर इशारा करते हैं, जिसे विशहरीकरण यानी डी-अर्बनाइजेशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि लोग धीरे धीरे शहरों को छोड़कर गांव की ओर लौटने लगे, और इस विशाल सामाजिक बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण था पर्यावरण और जलवायु में आया बदलाव। इस पतन की कहानी का मुख्य किरदार एक नदी है जिसे पुराने वैदिक ग्रंथों में सरस्वती कहा गया है। ऋग्वेद में इसे एक विशाल और शक्तिशाली नदी बताया गया है। पुरातत्व खोजों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर बड़े शहर इसी नदी के किनारे बसे हुए थे, जिसे आज घग्गर हाकरा के सूखे रास्ते के रूप में जाना जाता है। ये नदी इस सभ्यता की लाइफलाइन थी, और फिर ये नदी मर गई। एक इतनी बड़ी नदी आखिर गायब कैसे हो सकती है? इसके पीछे दो बड़ी वजह थी। पहली भूवैज्ञानिक यानी टेक्टोनिक। हिमालय क्षेत्र में जमीन के नीचे प्लेटों की हलचल के कारण सतलुज और यमुना नदियां, जो पहले सरस्वती में मिलती थीं, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। सतलुज पश्चिम की ओर सिंधु में और यमुना पूर्व की ओर गंगा में मिल गईं। इससे सरस्वती का ग्लेशियर से आने वाला पानी बंद हो गया। और दूसरी वजह थी जलवायु परिवर्तन। लगभग 2200 ईसा पूर्व के आसपास इस पूरे इलाके में एक भयानक सूखा पड़ा, जिससे मॉनसून बहुत कमजोर हो गया। इन दोनों घटनाओं ने मिलकर सरस्वती नदी को धीरे धीरे सुखा दिया। अपनी लाइफलाइन के सूख जाने का असर सभ्यता पर साफ दिखाई देने लगा। खेती बर्बाद हो गई, जिससे शहरों का पेट भरना नामुमकिन हो गया। लोग पानी की तलाश में अपने शहर छोड़कर पूर्व की ओर गंगा के मैदानों की तरफ जाने लगे। व्यापार और प्रशासन की व्यवस्था ढह गई, इसलिए लिखने, मोहरों और स्टैंडर्ड बाटों की जरूरत भी खत्म हो गई। वो महान एकीकरण जो इस सभ्यता की पहचान था, खत्म हो गया, और समाज फिर से छोटी छोटी स्थानीय संस्कृतियों में बट गया। तो ये समझना जरूरी है कि सिंधु सभ्यता के लोग पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। सभ्यता का जो शहरी रूप था वो खत्म हो गया, लेकिन लोग बच गए।
उन्होंने नई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लिया। वे बड़े शहरों के बजाय छोटे गांवों में रहने लगे और उनकी जीवन शैली फिर से खेती पर आधारित हो गई। इस दौर को उत्तर हड़प्पा या स्थानीयकरण युग कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की विरासत उसके लोगों और उनकी परंपराओं के जरिए आने वाली पीढ़ियों में जिंदा रही। तो चलिए अब हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परीक्षा और रिवीजन के लिहाज से फटाफट दोहराते हैं। ये हिस्सा आपको इस बड़े टॉपिक के सबसे जरूरी पॉइंट्स याद रखने में मदद करेगा। ये टेबल सिंधु सभ्यता की पूरी जीवन यात्रा को 4 मुख्य चरणों में दिखाती है। पहला, प्रारंभिक खाद्य उत्पादक युग, जो खेती की शुरुआत का समय था। दूसरा, क्षेत्रीयकरण युग, जब अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृतियां विकसित हुईं। तीसरा, एकीकरण युग, जो सभ्यता का स्वर्णकाल था, जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन और शहरीकरण अपने चरम पर थे। और चौथा, स्थानीयकरण युग, जो विशहरीकरण और पतन का दौर था। इन चरणों और इनकी तारीखों को याद रखना बहुत जरूरी है। ये 4 कॉन्सेप्ट्स इस पूरे विषय का सार हैं। पहला, ये एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है क्योंकि हम इसकी लिपि नहीं पढ़ सकते। दूसरा, इसका शिखर एकीकरण युग था 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। तीसरा, इसके पतन का संबंध घग्गर हाकरा नदी प्रणाली यानी प्राचीन सरस्वती के सूखने से है। और चौथा, नदी के सूखने के 2 मुख्य कारण थे, टेक्टोनिक कैप्चर और जलवायु परिवर्तन। अगर ये 4 बातें समझ में आ गईं तो समझिए कि इस सभ्यता की मूल कहानी समझ में आ गई। अंत में ये उद्धरण हमें सिंधु सभ्यता की असली विरासत की याद दिलाता है। उनकी महानता सिर्फ उनकी ईंटों या शहरों में नहीं थी, बल्कि उनके नजरिए में थी। उन्होंने ऐसी तकनीकें विकसित की जो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए थीं। चाहे वो सार्वजनिक स्वास्थ्य हो, व्यापार में ईमानदारी हो या प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल हो। ये एक ऐसा संतुलन था जिसे उन्होंने सदियों तक बनाए रखा। और यही विचार हमें आज के संदर्भ में सोचने पर मजबूर करता है। सिंधु सभ्यता की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। यह हमें दिखाती है कि सबसे एडवांस सभ्यता भी पर्यावरण पर कितनी निर्भर होती है। आज जब हम खुद जलवायु परिवर्तन, जल संकट और प्राकृतिक संसाधनों के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो एक खोई हुई नदी और एक बदली हुई सभ्यता की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना हमारे अपने अस्तित्व के लिए कितना जरूरी है। क्या हम इतिहास के सबसे पुराने सबक से कुछ सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।